हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। आज हम एसक्यूएल को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट तक का देख लिया था कैसे होता है। अब हम इंसर्ट इनटू सिलेक्ट का स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इधर इंसर्ट इनटू सिलेक्ट, अब पहले हमने देखा था कि इंसर्ट स्टेटमेंट से हैं हम एक एक रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर। अब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं ये हम इससे जानेंगे। तो सिलेक्ट इनटू का स्टेटमेंट, उसके आगे सिलेक्ट क्वेरी को हम यूज कर सकते हैं कि उसके अंदर से हम उस टेबल के अंदर से या उस फिल्टर्ड टेबल के अंदर से हम डेटा उठाकर किसी एक टेबल के अंदर, दूसरे टेबल के अंदर डाल सकें। तो इसका सिंटेक्स ऐसे है कि इंसर्ट इनटू टेबल टू, जिसके अंदर हमने डालना है उसका नाम इधर डालना है, इधर रखना, लिखना है, और उसके बाद हमने सिलेक्ट क्वेरी को लिखना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन वेयर कंडीशन, तो हम वेयर कंडीशन भी डाल सकते हैं। भाई कुछ हमने डेटा इस टेबल वन से कंडीशन के थ्रू हमने लेना है और इस टेबल के अंदर, टेबल टू के अंदर डालना है, ऐड करना है। तो इधर हम ऐसे करके भी हम कॉलम नेम करके भी डाल सकते हैं। अगर तो टेबल वन और टेबल टू एग्जैक्टली सेम है तो हम स्टार करके लिख सकते हैं। अगर टेबल टू और टेबल वन का जो कॉलम नेम्स हैं वो बिल्कुल सेम है तो हम स्टार करके डाल सकते हैं। नहीं तो अगर उनके डिफरेंट हैं, सपोज कॉलम वन मैप करता है कॉलम टू से, तो हम कॉलम वन करके इधर कॉलम टू लिखेंगे कि वो मैप करे आपस में। तो ऐसे करके हम कुछ ही कॉलम्स को भी डेटा ऐड कर सकते हैं। उनके मतलब सारे कॉलम्स के डेटा नहीं ऐड करके कुछ कॉलम्स को हम लेकर आ सकते हैं एक पहले टेबल से और दूसरे टेबल में हम कॉपी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम कॉलम नेम करके भी डाल सकते हैं। तो इधर उसने एग्जांपल अभी नीचे एग्जांपल दे रहा है कि इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर का एक टेबल है जिसके अंदर हमने डेटा डालना है। तो उसका हम इधर दो तीन जो कॉलम से हम लिख रहे हैं, कस्टमर नेम, सिटी और कंट्री। अब कहाँ से हमने उठाना है? सिलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर से हमने उठाना है। इसका ये मतलब है कि सप्लायर्स के टेबल्स में से हम सप्लायर का नाम, सिटी का नाम और कंट्री का नाम उठाकर हम इस कस्टमर के टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपी सप्लायर्स इनटू कस्टमर्स। तो ये सारे पूरा मतलब जितने भी कॉलम्स हैं वो इसको ले रहा है और इससे भी वही कॉलम्स ले रहा है। तो सेम है बिल्कुल, जैसे पहला एग्जांपल था वैसे ही ये एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब नेक्स्ट एग्जांपल में तो वेयर कंडीशन डाल रहा है, वेयर कंडीशन से भी हम इसको ले सकते हैं। तो कुछ डेटा हमने मतलब कंट्री हमने जर्मनी से लिया, मतलब वही सप्लायर्स को इंसर्ट कर जिनके कंट्री जर्मनी है, तो उनको वो लेकर इस कस्टमर के टेबल के अंदर इंसर्ट कर देगा। बट ये ध्यान रखना कि देखो अब सप्लायर नेम को कस्टमर नेम के अंदर इंसर्ट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा अगर आप इनके जो टाइप है, मतलब जो इनका स्ट्रिंग होना चाहिए, वैरचर होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ विड्थ होनी चाहिए उनकी, तो वो आपस में उसको ऐड कर सकते हैं। तो सप्लायर नेम को वो कस्टमर नेम के अंदर ऐड कर देगा। तो ऐसे करके हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और उसके अंदर सिलेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कॉपी करने के लिए फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। फिर नेक्स्ट आता है केस, केस एक्सप्रेशन। अब इधर केसेस लगते हैं तो हम इफ एल्स कंडीशन, जैसे इफ एल्स कंडीशन होती है लैंग्वेजेस में, ऐसे ही यहाँ पे केस लगता है। केस व्हेन पहली कंडीशन, देन रिजल्ट, फिर दोबारा हम व्हेन लगा सकते हैं सेकंड कंडीशन, देन रिजल्ट। फिर ऐसे करके हम मल्टीपल कंडीशंस को डाल सकते हैं और उनका रिजल्ट हम डाल सकते हैं। और अगर कोई भी इनमें से कोई भी वो नहीं कंडीशन फुलफिल हुई तो वो एल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये केस चलता है, केस व्हेन, व्हेन एंड देन चलता है, और एल्स एंड में एल्स भी लगा सकते हैं। एल्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हम एल्स डालें, तो हम सिर्फ व्हेन और देन भी लगा सकते हैं। तो एंड में हमें एंड लगाना पड़ेगा और सेमीकोलन डालना पड़ेगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। आप हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एक सिलेक्ट क्वेरी के अंदर
एक सिलेक्ट क्वेरी के अंदर ये केस चल रहा है। अब क्या है, देखो, सिलेक्ट ऑर्डर आईडी कॉमा क्वांटिटी, ये दो कॉलम्स तो एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? फ्रॉम टेबल, इस ऑर्डर डिटेल्स टेबल से आ रहे हैं। तो देखो ये सिलेक्ट है, इधर कॉलम, दो कॉलम्स हैं, और ये तीसरे कॉलम को वो केस डाल रहा है। तीसरे कॉलम का वो केस करके लिख रहा है फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। तो ये ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है, उसमें से ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी तो ऐसे का ऐसे ही उठाएगा। फिर ये तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर इसने कंडीशन डाली। कंडीशन क्या डाली? केस करके व्हेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 है देन उसके अंदर लिख दे द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। अगर क्वांटिटी इक्वल है तो क्वांटिटी इक्वल इज 30 कर दे, और एल्स क्वांटिटी इज अंडर 30। तो एक उसने वर्चुअल एक कॉलम बनाया जो एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर। उसको नाम भी एलियास दे दिया क्वांटिटी टेक्स्ट। तो क्वांटिटी टेक्स्ट नाम का एक कॉलम उसने अपने आप इधर बनाया, सिलेक्ट क्वेरी के अंदर बनाया। वो कैसे बनाया? इस केस के साथ बनाया कि उसमें अंदर कंडीशन डाल दी कि भाई क्वांटिटी तो जो रियल टेबल का जो है कॉलम वो क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को उसने कंपेयर किया। अगर तो क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 है तो वो एक स्ट्रिंग बना दे, ये स्ट्रिंग बना दे, इस स्ट्रिंग को इसके अंदर लिख दे, क्वांटिटी टेक्स्ट के अंदर लिख दे। क्वांटिटी टेक्स्ट एक वर्चुअल कॉलम है, ये रियल कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी रियल है, क्वांटिटी रियल है, बट ये जो क्वांटिटी टेक्स्ट है ये एक वर्चुअल है, अपने आप बनाया गया है। हमने बनाया है इस सिलेक्ट क्वेरी के अंदर, ये एग्जिस्ट नहीं करता टेबल के अंदर, बट हमने बनाया है। इसके अंदर हमने कंडीशंस के थ्रू हमने ये टेक्स्ट डाल दिया। अगर क्वांटिटी अगर 30 है तो 30 से ग्रेटर है तो ये टेक्स्ट लिख दे, इक्वल्स टू 30 ये टेक्स्ट लिख दे, एल्स ये टेक्स्ट लिख दे। तो इसके अंदर तीन तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। इस क्वांटिटी टेक्स्ट के अंदर तीन तरह के स्ट्रिंग आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये क्वांटिटी का जो कॉलम है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, और उसके बेसिस पे इस क्वांटिटी टेक्स्ट के अंदर लिखा जाएगा। तीन तरह के टेक्स्ट लिखे जाएंगे। तो ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हो। रन करें हम क्वेरी को, तो देखिए अब इधर इधर क्वांटिटी 12 है तो इधर लिखा गया द क्वांटिटी इज अंडर 30। तो इधर अगर 40 है तो इधर लिखा गया द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। अगर इधर 30, एक 30 भी आना चाहिए, ये रहा 30 अगर आ गया तो क्वांटिटी इज 30। तो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट केस से आ रहे हैं। केस के अंदर कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो कंडीशंस जो रन कर रहा है वो उसके बेसिस पे इसको दिखा रहा है। देखो केस व्हेन क्वांटिटी 30 देन ये आ गया, व्हेन दिस देन दिस, एल्स दिस। तो ऐसे करके हमने दो व्हेन लगाए और एक एल्स लगा दिया। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल विल ऑर्डर द कस्टमर्स बाय सिटी, हाउएवर इफ सिटी इज नल देन ऑर्डर बाय कंट्री। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे वो कह रहे हैं कि आप कस्टमर्स को ऑर्डर बाय सिटी करो, पर अगर सिटी के अंदर कुछ नहीं लिखा, उसके अंदर वैल्यू नल है, तो ऑर्डर बाय कंट्री कर दो। तो कई जगह पे सिटी नहीं दी गई उस टेबल के अंदर, सिर्फ कंट्री दी गई है। तो वो इधर कंडीशंस कैसे हम करेंगे? ऑर्डर बाय, अगर तो वो उसके पास सिटी है उसके अंदर कॉलम के, तो उसको ऑर्डर बाय सिटी कर दे, नहीं है तो ऑर्डर बाय कंट्री कर दे। तो ऐसे कंडीशंस हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? सिलेक्ट, ये जो कॉलम का नाम है फ्रॉम कस्टमर्स, इस टेबल से ऑर्डर बाय के अंदर, ऑर्डर बाय के अंदर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के अंदर हम केस कंडीशन लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय, अगर मैंने सिर्फ लिख देता ऑर्डर बाय सिटी, तो वो हमारा जो ये क्वेश्चन है कि सिटी अगर नल है तो कंट्री कर दे, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होती, वो नल को भी ले लेता। बट हमने ये कंडीशंस डाल के हमने ऑर्डर बाय किया है। क्या लिखा है? केस व्हेन सिटी इज नल देन कंट्री कर दे, मतलब ऑर्डर बाय कंट्री कर दे, एल्स सिटी कर दे। तो इसमें से एक ही कंडीशन फुलफिल होगी, या तो वो सिटी नल है या वो सिटी नल नहीं है। तो अगर सिटी नल है तो सिटी को ना लेकर कंट्री को कर दे, मतलब ऑर्डर बाय कंट्री कर दे। अगर सिटी नल नहीं है तो ऑर्डर बाय सिटी कर दे। तो ऐसे करके हम इधर केस लगा सकते हैं ऑर्डर बाय करने के लिए।
तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम यूज़ कर सकते हैं अपने केस को ऑर्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब एसक्यूएल नल फंक्शंस क्या हैं? कई तरह के नल फंक्शंस हैं डिफाइन करने के लिए कि ये कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नल को, नल मतलब अगर सिटी नल है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। माई सीक्वल में इफ नल चलता है और एसक्यूएल सर्वर में इज नल चलता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई कंपनीज ने अपने एसक्यूएल सर्वर बनाए हैं, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट ने एम एस एसक्यूएल सर्वर बनाया। तो उनके थोड़े बहुत फंक्शंस और थोड़ा बहुत सिंटैक्स डिफरेंट है। तो वो अभी एक एक करके हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। वो काम वही कर रहा है, इफ नल भी वही फंक्शन का वही करता है और इस नल भी वही करता है। वो क्या करता है, इफ नल वो पहचानता है कि वो एक कॉलम जो है नल है या नहीं। तो हम अभी देखते हैं इसको करके। तो इधर देखिए, अब सिलेक्ट प्रोडक्ट, एक कॉमा प्रोडक्ट नेम कॉमा यूनिट प्राइस इनटू ये इतना फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो इधर क्या क्या कह रहा है कि सपोज दैट द यूनिट्स ऑन ऑर्डर कॉलम इज ऑप्शनल एंड मे कंटेन नल वैल्यूज। तो वो कह रहा है कि ये जो यूनिट्स ऑन ऑर्डर जो कॉलम है, हमने उसको अलाउ नल किया हुआ है। मतलब टेबल के अंदर जब हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया तो हमने कहा है कि जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वैल्यू हो। तो हो सकता है कई बारी इसके अंदर वैल्यू ना हो। और यूनिट्स ऑन ऑर्डर में देखो अभी ये एम्प्टी है, ये वाला जो सेकंड रो है उसके अंदर ये वैल्यू नहीं है, नल है वैल्यू। पहले का है 15 और थर्ड का है 20, बट ये बीच में नहीं है क्योंकि हमने यूनिट्स ऑन ऑर्डर को अलाउ नल किया हुआ है स्ट्रक्चर, तो वो ऑप्शनल है। तो उसकी वजह से अगर मैं इधर सिलेक्ट क्वेरी लिखूंगा तो यहाँ पे वैल्यूज द रिजल्ट विल बी नल। तो अगर वो इधर वो आता है, एक नल आता है, कोई भी नल आता है, तो इसका जो पूरा ही जो इधर मल्टीप्लिकेशन एडिशंस किया हुआ है उसको पूरे को नल कर देता है। तो ये ऐसे ठीक नहीं है। तो हमें चाहिए कि अगर वो नल हो तो उसको जीरो कर दे और इस मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट ना हो नल से। तो हम क्या करेंगे, हम इफ नल को यूज करेंगे। अब देखिए, माई एसक्यूएल के अंदर इफ नल चलता है। इफ नल एक फंक्शन है जो चलता है। और एसक्यूएल सर्वर के अंदर इज नल चलता है। करते वही एक ही काम है। अब देख देख लेते हैं कि क्या है। तो इसके अंदर वही जो एग्जांपल हमने इधर देखा था कि अगर तो नल होगा तो ये नल वैल्यू करेगा, बट मैं नहीं चाहता कि नल वैल्यू हो। तो मैं इफ नल यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट में प्रोडक्ट नेम तो आ गया, फिर उसके बाद कॉमा यूनिट प्राइस उसने किया, इनटू ब्रैकेट ओपन यूनिट्स इन स्टॉक किया। इसको इसको भी उसका कुछ नहीं किया। बट ये जो यूनिट्स ऑन ऑर्डर है ये हो सकता है नल हो। तो इस फंक्शन को उसने यूज किया, इफ नल ब्रैकेट ओपन यूनिट्स ऑन ऑर्डर कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज। तो ये यहां से लेकर ये ब्रैकेट क्लोज तक, ये देखिए यहाँ पे इफ नल जो है, इफ नल ब्रैकेट ओपन यूनिट्स ऑन ऑर्डर कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर इफ नल हुआ, क्या हुआ, यूनिट्स ऑन ऑर्डर के अंदर अगर कोई वैल्यू नल आई तो उसको बदल दे, उसको क्या कर, जीरो कंसिडर कर दे। कॉमा जीरो कर दिया तो जीरो कंसिडर कर दे अगर वो नल वैल्यू हुई तो फिर क्या होगा, यूनिट प्राइस इनटू यूनिट ब्रैकेट ओपन यूनिट्स इन स्टॉक प्लस जीरो हो जाएगा वहां पे जहां पे वो नल है। तो ऐसे करके फिर वो नल रिजल्ट नहीं आएगा। वो जो है यूनिट प्राइस इनटू करके यूनिट्स में कैलकुलेशन प्लस जीरो कर देगा उसको, नल वैल्यू को। तो ऐसे करके हम इफ नल को यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक ऑप्शनल कॉलम है जिसके अंदर नल वैल्यू हो सकती है। और उसको अगर नल वैल्यू हो तो उसके अंदर एरर आएगी, नल वैल्यू आ जाएगी, बट हम नहीं चाहते कि वो नल वैल्यू आए। तो हम क्या करेंगे, इफ नल फंक्शन को यूज करके उसमें लिखेंगे कि अगर वो वैल्यू नल हुई तो उसको जीरो कंसिडर कर। तो हम ऐसे करके यूज कर सकते हैं। अब ये एक और है, एक और फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करता है जो इफ नल करता है। ऐसे ही इस नल है जो एम एस एसक्यूएल सर्वर में काम आता है, वही काम करता है जो इस नल कर रहा है। तो देखिए जो सेम है उसका उसका जो
फंक्शन का सिंटैक्स है वो सेम है। ऐसे ही यहाँ पे कोलेस जो है वो आ रहा है। तो ऐसे ही करके बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एमएस एक्सेस के अंदर भी हम इस नल यूज कर सकते हैं। अब इस नल यहाँ पे, इस नल जब हमने यूज किया तो इधर वो ट्रू और फॉल्स देता है। इस नल एम एस एक्सेस के अंदर हम अगर इस नल को यूज करेंगे तो वो फंक्शन, वो उसके अंदर हम नहीं कह सकते कॉमा जीरो। एम एस एक्सेस के अंदर माई एसक्यूएल और एम एस एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम यूज कर कह सकते हैं कॉमा जीरो रिप्लेस कर दे। बट इस नल जो फंक्शन एम एस एक्सेस के अंदर है वो आपका या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन उसके ऊपर डालना पड़ेगा। आई आई एफ का एक और फंक्शन है। उसके अंदर हमें अगर ये जो इस नल अगर ट्रू हुआ तो जीरो कर दे वैल्यू, नहीं तो उसी को वैल्यू डाल दे। तो ये देखिए, अभी पहले तो हमने इसको रिजॉल्व किया, इस नल को रिजॉल्व किया, फिर उसके ऊपर हमने आई आई एफ डाल दिया। अब आई आई एफ के अंदर हमने पहले कंडीशन को किया कि ये जो कंडीशन है या तो वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ट्रू देगा तो किसको लेगा, पहली वाले वैल्यू को ले लेगा, और अगर फॉल्स है तो दूसरी वाली वैल्यू को ले लेगा, ये वाली वैल्यू को ले लेगा। तो आई आई एफ का ये हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम डाल सकते हैं भाई इसका जो इस नल है तो जीरो ले ले, नहीं तो वो यूनिट्स ऑन ऑर्डर ले। ये करता ये जो पूरा स्टेटमेंट मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट वही काम कर रहा है जो ये वाला फंक्शन कर रहा है या इस नल कर रहा है। ये यहाँ तक, ये जो काम कर रहा था, ये वाला जो काम कर रहा है, ये वही काम कर रहा है जो ये ज्यादा काम कर रहा है। मतलब इसमें दो हमने फंक्शंस यूज किए, क्योंकि इसके अंदर माई एक्सेस के अंदर जो इस नल फंक्शन है उसके अंदर हम कॉमा जीरो नहीं कर सकते। तो ऐसे करके वो है। अब ओरेकल एक और डेटाबेस है जिसके अंदर एनवीएल फंक्शन यूज किया जाता है, और एनवीएल फंक्शन भी बिल्कुल सेम है जैसे माई एसक्यूएल में इफ नल है या एम एस एसक्यूएल सर्वर में इज नल है। तो वो भी अगर वो वैल्यू उसकी नल होगी तो वो उसको जीरो कर देगा। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, एसक्यूएल सर्वर्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो ये हमने अभी नल फंक्शंस को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर। अब स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर? अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज प्रिपेयर्ड SQL code is a prepared SQL code that you can save so the code can be reused over and over again. तो हम एक जगह बनाते हैं, एक जैसे फंक्शन होता है वैसे स्टोर प्रोसीजर होता है। हम उस स्टोर प्रोसीजर को, जैसे आप एक टेक्स्ट फाइल बनाते हो, उसके अंदर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स डाल देते हो, ऐसे ही एक स्टोर प्रोसीजर एक फाइल बन जाती है जिसके अंदर मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो फिर हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो बार बार चलाने के लिए हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार ही हम उसको स्टोर प्रोसीजर को बनाएंगे, उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स डालेंगे और फिर उसको बार बार चला सकते हैं। तो ये स्टोर प्रोसीजर्स का है। So if you have an SQL query that you write over and over again, save it as a stored procedure and then just call it to execute it. तो वो कह रहा है कि अगर आप एक SQL query है जो बार बार आप उसे यूज कर रहे हो, बार बार उसे चला रहे हो, तो उसको एक बारी सेव कर लो स्टोर प्रोसीजर के अंदर, फिर स्टोर प्रोसीजर को कॉल करो, तो बार बार उसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक बारी आपने लिख लिया, उसको सेव कर लिया और उसको चलाओगे। तो उसका फॉर्मेट कैसे है, उसके अंदर पैरामीटर्स भी डाल सकते हो, इनपुट पैरामीटर्स, और वो आउटपुट भी देता है। तो ये इनपुट कुछ हमने एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर कुछ डालना है और वो उसका रिजल्ट बाहर हमें शो कर देगा। तो ऐसे करके उसका सिंटेक्स कैसे है, क्रिएट एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल का, क्रिएट। क्रिएट क्या, किसको क्रिएट करे, प्रोसीजर को क्रिएट करे। तो ये एक स्टेटमेंट है क्रिएट प्रोसीजर। अब उसके सामने हम लिखेंगे प्रोसीजर का नाम, अपना अपना प्रोसीजर का नाम लिख सकते हैं माई एस पी, या अपना जो ऐड कस्टमर्स या ऐड सप्लायर्स,
या ऐड एम्प्लॉय। ऐसे करके हम एक प्रोसीजर को, स्टोर प्रोसीजर को एक नाम देकर उसको क्रिएट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम एज। अब एज के बाद हम अपने स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। इधर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, सिलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू लिख सकते हैं, डिलीट लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट एसक्यूएल का स्टेटमेंट हम लिखकर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फिर एंड में हमें गो लिखना पड़ेगा, गो और सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। तो ये एक सिंटेक्स है स्टोर प्रोसीजर्स को क्रिएट करने के लिए। और जब हम एक बार ही हमने उसको क्रिएट कर दिया, फिर हम उसे एक्सिक्यूट कैसे करेंगे? EXEC के साथ। एक्सिक्यूट का शॉर्ट फॉर्म है EXEC, और प्रोसीजर का नाम देना है, और वो क्या करेगा? उसको चला देगा, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सिक्यूट कर देगा। तो हम डेमो करते हैं, डेमो डेटाबेस देख लेते हैं कि कैसे है। एक उसने स्टोर प्रोसीजर एग्जांपल बनाया और उसका नाम लिख दिया सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स। सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स के अंदर उसने एज करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिख दिया, एक सिलेक्ट क्वेरी डाल दी और उसको गो कर दिया। ये इधर तक क्रिएट हो गया एक स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब उसको चलाने के लिए उसने एक्सिक्यूट किया सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स, उसका नाम दिया ना, यहाँ पे हमने नाम सिलेक्ट किया, नाम हमने दिया उस स्टोर प्रोसीजर का, और उसके इधर उसने चला दिया। तो ऐसे करके हम स्टोर प्रोसीजर्स को बनाकर उसको चला सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में उसने ये दिया है कि क्रिएट प्रोसीजर सिलेक्ट कस्टमर्स, एक कस्टमर्स का एक बना दिया सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स। अब उसके साथ उसने पैरामीटर भी दे दिया, एक वैल्यू भी डाल दी, इनपुट वैल्यू। तो इनपुट वैल्यू एक वेरिएबल है सिटी का। ऐसे करके एट द रेट लिखेंगे, एट द रेट सिटी। तो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो एट द रेट करके हम डिक्लेयर करते हैं कि इसके अंदर क्या जाए, इसके अंदर एक इनपुट जाए, एट द रेट सिटी। ये इस सिटी के बारे में वो कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ दे सकते हैं, बट ये एट लगाना जरूरी है। एट, एट सिटी। अब उसका टाइप क्या है? एन वेर कैर 30। तो हम सिटी को हम देख रहे हैं, दे रहे हैं एन वेर कैर 30, पर 30 कैरेक्टर्स का वो सिटी हो सकता है, उसका हमने टाइप दे दिया एन वेर कैर। एज, अब एज आ गया, एज तो लिखना जरूरी है। फिर हमने सिलेक्ट क्वेरी दे दी। अब सिलेक्ट क्वेरी स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल्स टू एट द रेट सिटी। तो देखो अब ये सिटी तो कॉलम है, इस कस्टमर्स के टेबल के अंदर ये कॉलम है सिटी, और ये जो एट द रेट सिटी है ये एक पैरामीटर है जो हम इस प्रोसीजर के अंदर उसकी वैल्यू डालेंगे। मतलब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उसको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स कर और एक स्पेस करके जर्मनी लिख दे। मतलब जर्मनी एक कोटेशन में जर्मनी या कोई दिल्ली स्टेट सिटी लिख दे, तो वो वही कस्टमर्स लेकर आएगा जिनकी सिटी दिल्ली है। तो ऐसे करके हम इस प्रोसीजर को चला सकते हैं। तो अब देखो उधर क्या था, पहले प्रोसीजर में क्या था, हमने कोई वेयर कंडीशन नहीं डाली थी और कोई पैरामीटर भी नहीं अंदर डाला था कि उसके अंदर कोई वैल्यू जाए और उसके बेसिस पे मेरे को एक सिलेक्ट क्वेरी दिखा दे। इधर तो सिंपल हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया जो सारे कस्टमर्स का डेटा उठाकर हमें दे देता है। पर यहाँ पे हमने एक कंडीशन बेसिस पे डाला कि भाई मुझे वही कस्टमर्स लेकर आ जिनका मैं सिटी डालूंगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूंगा, वहां पे उसके सामने कोई भी मैं सिटी डालूंगा, उसका मेरे को डेटा दे दे, उसके एक लिस्ट ऑफ कस्टमर्स दे दे जो मैंने सिटी को डिफाइन किया। अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हमने उस स्टोर प्रोसीजर को, और एक स्पेस करके एट द रेट सिटी डाल दिया इक्वल्स टू लंदन। लंदन भी सिंगल कोट्स में दिया। स्ट्रिंग को अगर देना होता है, बैर कैर को देना है तो सिंगल कोट्स में हमने देना है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी लंदन। अब ये इसको जब एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या करेगा, क्या रिजल्ट देगा? वो कस्टमर्स जो लंदन में कस्टमर्स हैं उन्हीं को देगा। अगर हमारे टेबल के अंदर 10,000 कस्टमर्स हैं और सिर्फ 10 लंदन के हैं, तो वो रिजल्ट देगा, 10 रिजल्ट देगा। इधर मैं इसको लंदन को दिल्ली भी कर सकता हूँ। तो ऐसे करके वो मल्टीपल, मैं कोई भी सिटी को चूज करके उसका मैं डेटा इसके अंदर लेकर आ सकता हूँ। ऐसे हम डाल सकते हैं। अब वो मल्टीपल पैरामीटर्स की बात कर रहा है,
कि भाई मैं इस प्रोसीजर के अंदर मैंने पहले एग्जांपल में मैंने एक ही पैरामीटर डाला सिटी का। अब वो कह रहा है कि मैं मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकता हूँ, पोस्टल कोड भी डाल सकता हूँ, कोई और एड्रेस भी डाल सकता हूँ, कोई और वेरिएबल भी डाल सकता हूँ। तो अब ये इस एग्जांपल में हमने इन्होंने ये क्या किया, दो पैरामीटर्स को उन्होंने डाला, एक तो सिटी हो गया, एक पोस्टल कोड है। और ध्यान रखना @ डालना जरूरी है। फिर उसके बाद उसने एन वार क्या दिया, इसको 30 दे दिया सिटी को, और पोस्टल कोड को दे दिया उसने 10। तो इधर उसने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल्स टू @city एंड पोस्टल कोड इक्वल्स टू @postal code। तो ये जो सिटी है ये कॉलम है कस्टमर्स के अंदर, और ये जो पोस्टल कोड है ये भी कॉलम है कस्टमर्स टेबल के अंदर। बट ये जो @सिटी लिखा हुआ और @पोस्टल कोड लिखा हुआ है, ये वो पैरामीटर्स हैं जो ऊपर हमने डिक्लेयर किए हैं जब हम इस स्टोर प्रोसीजर को बना रहे हैं। अब जब हम इसको चलाएंगे तो एक्सिक्यूट सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स @सिटी इक्वल्स टू लंदन, कॉमा @पोस्टल कोड इक्वल्स टू, ये पोस्टल कोड उसको दे दिया। तो वो वही कस्टमर्स लेकर आएगा जिनका सिटी लंदन है और जिनका पोस्टल कोड ये जो हमने इधर WA11DP दिया है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हम भेज सकते हैं। तो ऐसे करके हम स्टोर प्रोसीजर्स को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कमेंट्स। तो एसक्यूएल कमेंट्स भी हम डाल सकते हैं। कमेंट्स तो पहले भी हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, हर एक लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स सेक्शन होता है। कमेंट्स को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स हैं उनके। तो एसक्यूएल के अंदर कमेंट्स लिखने का ऐसा है कि दो हाइफन देने, जब दो हाइफन इकट्ठे दोगे तो वो कमेंट कर देगा। तो कमेंट जो होता है दो तरह के यूज हो सकता है। एक तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, भाई इस जो कोड है मेरा नीचे मैंने जो लिखा है वो क्यों लिखा है और किसके लिए लिखा है, तो वो मैं एक लाइन या मल्टीपल लाइंस का मैं दे सकता हूँ अपने कमेंट्स। दूसरा जो हेल्प करता है कमेंट्स को, कि अगर मैंने कोई 4-5 स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको अभी के लिए मैंने डिसेबल करना है कमांड्स को, मैंने सपोज ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स नहीं चलाना स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो उसको मैंने कमेंट करना है, तो मैं कमेंट कर दूंगा। तो जब कमेंट कर दूंगा तो इसको वो चलाएगा नहीं, मतलब इधर इसके सामने भी मैं दो हाइफन हाइफन कर दूं, माइनस माइनस साइन कर दूं, तो वो इसको नहीं चलाएगा, उसको ग्रीन कलर में कर देगा, तो उसको डिसेबल कर देगा। तो मैं अब दूसरा एग्जांपल ये है कि इसके सामने भी मैं ऐसे करके डाल सकता हूँ। देखिए अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी था, अब मैं चाहता हूँ कि सारे कस्टमर्स मेरे पास वेयर क्लॉज मैं ना यूज करूँ, तो मैं वेयर क्लॉज के सामने उसके आगे मैं ये लगा दूंगा माइनस माइनस, तो ये डिसेबल हो जाएगा। बाकी का कमांड चलेगा, ये वाला चलेगा, पूरे कस्टमर्स का चलेगा, और ये वाला वेयर क्लॉज नहीं चलेगा। तो ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स भी हम डाल सकते हैं। अगर एक लाइन था तो हाइफन हाइफन करके डाला, अगर मल्टीपल लाइंस करने हैं तो स्लैश स्टार करके शुरू करूंगा और एंड में स्टार स्लैश करके उसको एंड कर दूंगा। तो ऐसे करके मल्टीपल मैं लाइंस को एक मल्टीपल कमेंट्स डाल सकता हूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट्स का डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके हम कमेंट्स को लिख सकते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स बड़े सारे हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई होता है, स्लैश होता है, परसेंटेज होता है, जो नॉर्मली हर लैंग्वेज में है, यूज होता है। और कई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जैसे एंड हो गया, ये और हो गया, ये पावर हो गया, एक्सक्लूसिव और, तो ऐसे करके वो भी डाल सकते हैं। इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर साइन, ये सारे ऑपरेटर्स जो ये कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। तो ऐसे करके हम, अब कंपाउंड ऑपरेटर्स भी होते हैं। अगर मैंने ये प्लस इक्वल्स टू डाल दिया, तो जो पहली वैल्यू है, जैसे x प्लस इक्वल्स टू x डाल दिया, जो पहली वैल्यू है उसकी, उसके अंदर वो उसको डाल देगा। जो पहले अगर x इक्वल्स टू 1 है, अगर मैं x प्लस इक्वल्स टू 1 करूंगा, तो पहले अगर 1 है तो उसको वैल्यू को 2 कर देगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट का है तो माइनस कर देगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई का है, ऐसे ही डिवाइड का है, ऐसी परसेंटेज, ऐसे ही ये है। तो इक्वल्स टू जब हम प्लस साइन के साथ लगाते हैं, वो ऐड कर देता है, जो पहले वैल्यू थी उसके साथ वो ऐड कर देता है।
फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पहले भी पढ़े थे। ऑल है, एंड है, एनी है, बिटवीन है, एग्जिस्ट है, ये सारे एक एक करके सारे हमने पढ़े हैं पहले भी, अब आगे भी हम पढ़ेंगे। जैसे ऊपर देखिए, एग्जिस्ट में एंड ऑल एनी हमने पहले पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो, उसमें हमने पढ़े हैं, बट आगे भी आएंगे और हम इसको देखते रहेंगे। तो ट्राई इट कर सकते हैं ऑल का। तो ऑल देखिए ऐसे, ऑल और एनी हमने पिछली बार ही पढ़ा था। तो ये जो प्रोसीजर प्रोडक्ट नेम है वो प्रोडक्ट के टेबल से लेकर आ रहा है, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू ऑल होने चाहिए, सारे होने चाहिए, नहीं तो वो रिजल्ट जीरो देगा। तो ऐसे करके अब देखो, प्रोडक्ट नेम उसने कुछ नहीं दिया क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स इस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर नहीं है, जो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर टेबल के अंदर है। तो वो ऑल एनी अगर होता, इधर मैं एनी लिखता तो वो कुछ दे देता, जो उसके प्रोडक्ट का आपस में मैच करता है वो दे देता। ऐसे ही एंड एंड भी यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज में। एनी, बिटवीन, बिटवीन हमने पढ़ा था, बिटवीन 1 to 30 करके। एग्जिस्ट भी हमने देखा था। तो ऐसे करके बड़े सारे ये ऑपरेटर्स हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी पूछनी है, अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए। हमारी ऑफलाइन और प्राइवेट क्लासेस भी हैं, वो भी चल रही हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8810571940 पे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।